नमस्कार, मेरा नाम आस मोहम्मद कैफ़ है। आप लोग इंकलाब हिंदी देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जो सियासी तौर पर बहुत अधिक प्रभावी हैं और जिनका असर जो है वो उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, हम बातचीत करते हैं। हम कुछ चीज़ों में गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ों को आपको वैसे समझाते हैं जिस नज़रिए को आपने अब तक कहीं किसी दूसरे मीडिया चैनल में या कहीं दूसरी चर्चाओं में नहीं सुना है, यानी डेप्थ और गहराई वाली बात। हालाँकि आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो उसका बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कैलकुलेशन बताएं, हम आपको समीकरण समझाएं, हम आपको ये बताएं कि कौन राजनीतिक पार्टी का कौन नेता टूट करके किस दूसरी राजनीतिक पार्टी में जा रहा है, या ये बताएं कहाँ किसकी जीत की संभावनाएं कितनी हैं। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, जो बातचीत आपको बताना चाहते हैं, और जिस एक घटना का उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर एक असर हो सकता है, वो एक आपराधिक घटना है, एक बेहद संवेदनशील घटना है। एक्चुअली पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं और हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तब पिछले कुछ सालों से 10, 15, 20 सालों से और 25 सालों से भी आप कह सकते हैं। हालांकि चीज़ें बदली हैं मगर उतनी नहीं बदली हैं जितनी बदलने की संभावनाएं जो है वो दिखती हैं। मेरठ में एक घटना हुई है और उस घटना के बाद जिस तरह से राजनीतिक बवंडर, भौचाल, बवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मचा है, वो काफ़ी कुछ समझाता है सियासी तौर पर भी, और इस आधार पर भी कि जब कोई घटना चुनाव से पहले हो जाए तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है, और जब कोई घटना चुनाव के बाद हो तो उस पर कितना उसका असर पड़ सकता है, इस नज़रिए को भी ये समझाता है। चुनाव से पहले होने वाली कोई भी घटना वो राजनीतिक मोड़ तोड़ तरोड़ ले आती है, और चुनाव के बाद अगर वही घटना हो जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शंस भी नहीं मिलते और न्याय के लिए भी बहुत एफर्ट लगते हैं। एक बेटी है मेरठ की, जिसकी मौत ने मेरठ की राजनीति में काफ़ी कुछ गर्म कर दिया है, और वो घटना हुई है, एक गुड़िया है, उसका नाम है सविता गौतम। विभिन्न मीडिया चैनल, मीडिया संस्थान और जर्नलिस्ट उनका नाम ले रहे हैं, मगर हमने इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो हमने नाम बदल दिया है। उनकी 15 मई को हत्या कर दी गई थी और एक युवक के साथ वो जाते हुए देखी गई थी, और उसके बाद में उनकी बॉडी मिली। बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद परिजन जो थे वो लगातार ये प्रयास करते रहे कि उस लड़की के अपहरण और उसकी हत्या में शामिल जो दूसरे लोग हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो गिरफ्तार किया गया नौजवान है, आरोपी, उसके विरुद्ध गैंगस्टर और दूसरी आपराधिक मुकदमे जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती हैं वो की जाए। इसके अलावा परिवार के लोगों को इस तरह के मामलों में जो मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा दिया जाए। परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस तरह की डिमांड हो रही थी। अभी आपको मैं बताता हूँ कि चीज़ें कैसे पलटती हैं। एक लड़की है, उसका अपहरण हुआ, उसका मर्डर हुआ, मगर बहुत ज़्यादा इसको चर्चा में नहीं आई है। जैसे कोई एक बच्ची मर गई किसी एक की और उसी के परिवार को फ़र्क पड़ता है, उतने तक की बात थी। मैं काफ़ी गंभीर बात कह रहा हूँ, आपको ये बात जो है वो तकलीफ़ देगी, मगर ये चर्चा में आई कब बात, ये बात बड़ी बनी कब? देखिए, पहले तो ये है कि लड़की चूँकि एक बहुत दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करती है और दलित समाज से आती है, इसलिए अमूमन कई बार हम देखते आ रहे हैं, हाथरस के बाद से या इसी मेरठ में कपसाड़ वाली घटना को हम याद कर लें, या दूसरी घटना बिजनौर वाली को हम कर लें याद, सहारनपुर वाली को भी हम
याद कर लें। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, और बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो छिप जाती हैं। कुछ घटनाएं जो हैं वो राजनीतिक तौर पर चर्चा में आ जाती हैं। हाथरस वाली थोड़ी अधिक आ गई थी, तो ये भी बहुत अधिक चर्चा में नहीं आ पाई थी। तो चूंकि ये भी बहुत अधिक चर्चा में नहीं आ पाई थी, तो इसलिए मैं और बहुत सारे लोग भी इस पर बात नहीं कर रहे थे, बड़ा सामान्य सा इस बात को ले रहे थे। और पुलिस भी जिस प्रकार से इसको समझा रही थी या कह रही थी, वो भी बड़ा अलग सा तरीका था, मतलब डीमोटिवेट करता था। बहुत रुचि नहीं दिखा रही थी पुलिस भी, और गिरफ्तारी हो गई थी। पुलिस का ये इंटरेस्ट नहीं था कि अब इसमें किसी और की गिरफ्तारी की जाए, ये केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाए। और परिजन लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो जाते थे, बड़े अधिकारियों से मिलते थे, कई बार मिल जाते थे, कई बार बड़े अधिकारी कहीं निकल जाते थे, कई बार मिल नहीं पाते थे। तो बहुत धीमी गति से सब कुछ हो रहा था। और जब धीमी गति से सब कुछ होता है और एक परिवार जो है, वो कोई भी परिवार है, उसको ऐसा लगता है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो हतोत्साहित हो जाता है और उसके रिएक्शंस आने लगते हैं। तो इसके रिएक्शंस आने शुरू हो गए थे, और रिएक्शंस इसके आए थे इसी सप्ताह में। शुरुआत में हुआ ये कि कुछ लोग उस परिवार की महिलाओं को लेकर के, कुछ पड़ोस के कुछ लोग, कुछ परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार, ये मेरठ में कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। और धरने पर बैठने के बाद वहाँ कुछ घंटे बैठे। एसएसपी मेरठ बता रहे हैं कि 5 घंटे बैठे, लेकिन ये कुछ घंटे बैठे। कुछ घंटे जब ये वहाँ बैठे तो एसएसपी आए। आने के बाद में आपने देखा होगा, अब तो वीडियो में आपने देख ही लिया, और इस बात के बहुत अधिक चर्चा में आने की वजह भी यही है। एसएसपी आए, एसएसपी ने आने के बाद बहुत तेज़ कदमों से चलते हुए धरने पे बैठे प्रदर्शनकारियों को धमकाया, डांट डपट के उन्हें उठाया। उसके बाद एक व्यक्ति जो जिनका नाम बाद में जैसे मीडिया में चर्चा में आया, जिनका नाम रवि गौतम बताया जा रहा है, तो एक व्यक्ति जो पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया था, एसएसपी फिर उस गाड़ी में गए और वहाँ जा कर के उनको थप्पड़ उनके मारे, ऐसा कहा गया। उसके बाद एसएसपी बहुत आक्रामक तरीके से दौड़ के पब्लिक में गए और उन्होंने जो है वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ कहा, इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उसके बाद में ये बच्ची सविता, जिसका मामला काफ़ी समय से दब गया था, कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, और परिजन जो है वो पुलिस के थाने के, टीपी नगर संभवतः वो मेरठ का थाना लगता है, पुलिस के थाने के, सरकारी अफसरों के दफ्तरों के, बड़े पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गए थे। तो अचानक जो ये घटना हुई, तो इस घटना को तुरंत वो 3 कारणों से चर्चा में आ गई। पहला, एसएसपी जिनका नाम अविनाश पांडे है, उनके नाम के बाद वाले सरनेम को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। पीड़िता व उसका परिवार जो दलित समुदाय से आते हैं, तो दोनों पक्षों के लोग, एक पक्ष के लोग एसएसपी के पक्ष में खड़े हो गए और एक पक्ष के लोग जो हैं वो दलित लड़की, वो उनके पक्ष में खड़े हो गए। और ये एक तरह से जाति की लड़ाई की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा सोशल मीडिया पे। एक तो ये बात हुई। हालांकि बाद में कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने एसएसपी को कहा कि वो ईमानदार हैं और जातिवादी नहीं है, और उनके बारे में इस तरह का कोई नज़रिया बना लेना वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए जिनका ये कहना था कि एसएसपी ने गलत किया। दोनों तरह की राय थी। इसके बाद इस पर बहस हो गई देश भर में, भयंकर। बहुजन समाज और सवर्ण समाज के लोग आपस में एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करने लगे, और ये बात काफ़ी बड़ी हो गई। जब ये बात काफ़ी बड़ी हुई, तो आजकल उत्तराखंड में इसी तरह के कई मामलों में, खासकर दलित लड़की के हत्या या रेप जैसे मामलों में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। और तत्काल मौके पर पहुंचने वाले नेता आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत मेरठ का रुख किया,
चूँकि उनका घर है छुटमलपुर में, तो उत्तराखंड से लौट कर छुटमलपुर आए, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि वो मेरठ जाएंगे। मेरठ उनका आने की घोषणा के साथ ही प्रशासन जो है वो काफ़ी सक्रिय हो गया। सिवाय टोल प्लाजा एक है, अगर आप मेरठ से कभी मुजफ्फरनगर गए होंगे तो रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है दोराले के नज़दीक, वहाँ उनको रोक लिया गया भारी संख्या में पुलिस ने। चंद्रशेखर नहीं माने, जैसा उनका स्वभाव है, हट्टी हैं, वो वहीं बैठ गए। 3 घंटे तक चंद्रशेखर आज़ाद धूप में बैठे रहे और अधिकारियों से ये बातचीत करते रहे कि जब तक परिवार से मैं लड़की के नहीं मिलूँगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। खैर, जब 3 घंटे तक चंद्रशेखर वहाँ बैठे रहे तो उनके परिवार के लोगों को बुला करके लड़की के उनसे मिलवाया गया। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी समस्याओं को सुना। ये घटना है। दूसरा, मायावती जो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, दलितों की देवी जिन्हें कहते हैं, 4 बार की सीएम हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने घटना की तो निंदा की, मगर साथ साथ एक नई बात और कह दी कि ज़मीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर लड़ाई जो है वो लड़ने से न्याय नहीं मिलता, ये उन्होंने कहा। तो इसमें एक प्रकार का ये तंज था या ये मैसेज था कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर कर रहे हैं उससे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलने का दूसरा तरीका है। तीसरा, एक और अपडेशन इसमें आया देर शाम होते होते, वो भी बड़ा अपडेशन था, और वो ये था कि गुपचुप तरीके से शाम को 5:30 बजे तक तो जो लड़की के परिजन हैं, उनके पेरेंट, वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिल रहे थे 5 साढ़े 5 तक उनसे मिल रही थी। और रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि सुबह का सूरज उनका लखनऊ में निकला, जब कैराना की सांसद और महिला नेत्रियों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक इकरा चौधरी, वो लड़की के परिजनों के साथ अखिलेश यादव के पास चली गई, जहां अखिलेश यादव ने उस बच्ची के परिवार के लोगों की आर्थिक सहायता की। अब तक मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया। अब मैं आपको बता दूंगा पुलिस की थ्योरी इसमें ये है। हाँ, नेक्स्ट डे एक और अपडेट इसमें हुआ, यानी आज हाल के दिनों में एक एडीजीपी हैं प्रेम प्रकाश, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर ने उनको संभवतः कहा और वो मेरठ पुलिस के डेलीगेशन से, जिसमें डीएम और एसएसपी भी थे, उनसे मिले और उनसे मिल करके उन्होंने इसमें कार्रवाई जो पुलिस ने की उसको लेकर के कुछ चीज़ों पे सहमति जताई, कुछ चीज़ों पे असहमति जताई, मगर ये कहा कि अपना सुझाव दिया कि इस कार्रवाई में इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, इनने सबूत मिटाने की कोशिश की इनको, या जिन लोगों को जानकारी थी उनको, या जिन्होंने घटना छिपाई उनको, या जिनका सहयोग था उनको, या जिन्होंने धमकी दी उनको, कुछ ऐसे और भी आरोपी बनाए जाने चाहिए। इस संबंध में भी बातचीत हुई और डीएम से मिलकर के ये बातचीत हुई कि परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए और कुछ लड़की के परिवार से किसी को नौकरी दी जाए, जो इस तरह के मामलों जैसा इस तरह के मामलों में होता है। तो ये 3-4 घटनाएं हुई। अब इसमें एक्चुअली राजनीति कहाँ है? पहली तो ये है कि पहला हम शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामलों में सबसे तेज़ी से आगे बढ़कर दौड़ भाग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दलित बेटी हाथरस की थी, तो हाथरस वाले प्रकरण में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अधिक सक्रिय रहे थे। इसी तरह से उसके बाद के ऐसे दर्जनों मामले हैं जब इस तरह की कोई हत्या हुई और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद वो तुरंत मौके पर पहुँचे। इसके अलावा और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो 2027 का चुनाव है जहाँ इस चीज़ का महत्व है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का खास महत्व है। यहाँ दलित वोट बैंक जो है वो विभिन्न विधानसभाओं पर 20 से 22% है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि सरदना के जो पूर्व विधायक है संगीत सोम, जिन्हें आप फायर ब्रांड हिंदू नेता कहते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी भी लिखी थी और बाद में उन्होंने कहा भी कि वो इस बच्चे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और ये सब लोग तो राजनीति करने आ रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी वास्तविक लड़ाई लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो अभी हम समझे कि चारों जैसे ही राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी, चारों राजनीतिक पार्टियों, जैसे ही ये मुद्दा बना तो चारों के नेता जो हैं वो सक्रिय हो गए। लेकिन बच्चे की हत्या तो काफ़ी दिन पहले हुई थी, तो जब तक ये चर्चा में नहीं आई बात और सोशल मीडिया पर इसका बवंडर नहीं बना, तब तक तो सक्रियता इनमें से किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिखाई थी, उतनी गंभीरता भी नहीं दिखाई थी। लेकिन जब ये चर्चा में आई बात तो चारों ने दिखाई, क्योंकि अब चारों राजनीतिक पार्टियों को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अब हम करते इसमें इसका राजनीतिक सिनेरियो समझते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो सबसे एक्सक्लूसिव बात है, जिस पर अब चर्चा नहीं हो रही है, गोपनीय बात है, वो ये है कि लड़की जो है वो रहने वाली थी किरोट कुछ करके, मेरठ का सिवाल खास विधानसभा का टीपी नगर थाना क्षेत्र का एक गाँव है, किरोट वहाँ की। और वहाँ समाजवादी पार्टी के लोकदल के साझे के विधायक है गुलाम मोहम्मद, वो नहीं जा सकते थे अखिलेश यादव के यहाँ। हाल ही का प्रयास पीठ के पीछे से काफ़ी कर रहे हैं कि किसी तरह समाजवादी पार्टी उनके कहा सुना माफ़ करके नज़दीक ले ले, मगर वो नहीं जा सकते थे। शहर विधायक है रफ़ीक अंसारी, सरदला के विधायक हैं अतुल प्रधान, जो इस तरह के मामलों में सबसे आगे चलते हैं। अतुल प्रधान इस तरह के मामलों में सबसे आगे चलते हैं, वो नहीं गई। लड़की को अखिलेश यादव के दरबार में लेकर के कौन गया? इकरा हसन, जिनका ना तो ये लोकसभा क्षेत्र है, जिनका ये ना विधानसभा क्षेत्र है। उनका क्षेत्र है कैराना, वो सांसद है कैराना की, जिसकी एक लंबी चौड़ी दूरी है। दरअसल इस मामले में जो आरोपी है वो जाट कम्युनिटी से बताया जा रहा है, और लड़की जो है वो दलित समुदाय से आती है। तो ये मैकेनिज्म भी ख्याल में रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरा वोटर है वो नाराज हो जाए। मैं आपको एक और घटना बताता हूं, आप सियासत को समझिएगा और हकीकत को देखिएगा। आपने एक तस्वीर, एक वीडियो देखी होगी जिसमें चंद्रशेखर आजाद वो एक इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर कह रहे हैं तुमने कार्यकर्ताओं को गाली दी। इंस्पेक्टर कह रहे हैं नहीं मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, मैंने किसी कार्यकर्ताओं को गाली नहीं दी। तो चंद्रशेखर आजाद बहुत तेज आवाज़ में समझा करके ये कहते हैं कि ये हमारे बड़े नेता हैं जाट समाज के बबलू चौधरी, बहुत तेज आवाज़ में कहते हैं ये हमारे बड़े नेता हैं जाट समाज के बबलू चौधरी। तो बबलू चौधरी वो मुजफ्फरनगर के आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और उनसे बड़े बहुत सारे नेता कल चंद्रशेखर आज़ाद के इस प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उन्हीं का नाम बोलते हैं, जाट समाज के। मैंने आपको पहले बताया कि आरोपी जो है इस मामले में वो जाट समाज से बताया जा रहा है। अतुल प्रधान का उनके साथ ना जाना, लड़की के साथ ना जाना, ये लड़की के परिजनों के साथ ना जाना, ये बताता है कि 2022 और 2024 के चुनाव में अतुल प्रधान चुनाव जितवाने में सरदना विधानसभा क्षेत्र में जाटों ने मदद की थी। तो उनको ऐसा लगता है कि संगीत सोम के विरोध में वो जाट वोट उनको मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी ऐसे एपिसोड में, क्योंकि इस मामले में ये डिफेमिंग की जा रही है कि वह लड़की जो मोटरसाइकिल पर जिस लड़के के साथ जाते हुए देखी गई थी, उनका आपस में प्रेम प्रसंग था, लेकिन बाद में बात बिगड़ गई थी। बाद में चूंकि बात बिगड़ गई तो उसकी हत्या कर दी। ये प्रचार इसमें किया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है ये तो पुलिस की ही माध्यम से पता चलेगी कि सही बात क्या है, लेकिन फिलहाल का प्रचार यही है। तो उसमें अतुल प्रधान जो हैं वो जानबूझकर उसके परिजनों के साथ नहीं गए, मगर लोग कह रहे हैं कि चूंकि इकरा हसन से अतुल प्रधान के बहुत नज़दीकी संबंध हैं, चूँकि दोनों एक ही समुदाय गुर्जर समुदाय से आते हैं, और गुर्जर, हिंदू गुर्जर, मुसलमान गुर्जर में काफ़ी निकटता समझी जाती है। एक फिर इसके अलावा भी दोनों को बहुत सारे मंचों पर एक जगह देखा गया है। अभी एक गुर्जर संसद हुई थी सहारनपुर में, जहां मुसलमान गुर्जर समुदाय के नेता नहीं बुलाए गए थे, मगर इकरा हसन वहां गई थी, उनको बुलाया गया था। बाकायदा उन्होंने एक बढ़िया भाषण वहां दिया था और उनका वहां सम्मान भी हुआ था। तो बताते हैं कि ऐसा करने के लिए अतुल प्रधान ने वकालत की थी, यानी अतुल प्रधान और इकरा हसन के अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर इकरा हसन उस लड़की के परिजनों को लेकर के अखिलेश यादव के यहाँ गई है, तो इसके पीछे अतुल प्रधान एक मजबूत कारक हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, पॉलिटिकल चीज़ें, पॉलिटिकल, चूंकि बेटियों की जान की कीमत तभी है जब चुनाव नज़दीक हो, नहीं तो बेटियां तो मरी रही हैं, किसको परवाह है। मगर अभी आप समझिए दूसरी बात,
हस्तिनापुर विधानसभा भी इसी के नज़दीक है। और लोकसभा, मेरठ लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने 2024 में योगेश वर्मा की पत्नी को प्रत्याशी बनाया था। योगेश वर्मा भी यहाँ हैं। हस्तिनापुर से उनको चुनाव लड़ाए जाने की बात होती रहती है। समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र में सबसे बड़े दलित नेता वो हैं। वो भी लड़की के परिजनों के साथ अखिलेश यादव के पास नहीं पहुंची इकरा हसन। अब अगले पॉइंट पे जाइए। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें अपना एफर्ट दिखाया और समाज को लगा कि ये बड़ा हमारा नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, तो मायावती जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा सड़क पे लड़ने से न्याय नहीं मिलता, न्याय जो है उसके दूसरे तरीके हैं। अखिलेश यादव का रोल यहाँ समझ में आया। कारण है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 107 विधानसभा सीटें, जहाँ 20% से कम 20 से 25% के बीच तक दलित वोट बैंक के। और इस समय ये भी है कि वो उस वोट को ये मैसेज भी जाए कि तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो घटना है इसको आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख लें और समझ भी लें कि पिछले कुछ दिनों से जब उस लड़की की हत्या हुई, अचानक से इसमें तेजी आई। हो सकता है उसको न्याय भी मिल जाए, हो सकता है कि परिजन डिमांड कर रहे हैं फांसी की, या परिजन डिमांड कर रहे हैं दूसरी कार्रवाई की, या परिजन डिमांड कर रहे हैं मुआवजे की, या दूसरे लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ पर जो है वो मुकदमे भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको अब उनको जैसा वो चाहते हैं वैसी कार्रवाई हो भी जाए। मगर ये होई कब? जब इसमें राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को वो अपना मतलब दिखाई दिया। हालांकि हमारा सवाल बस यही है और हमारी गंभीरता भी यही है कि हम पिछले कुछ समय से ये देखते आ रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अक्सर, होता तो पूरे देश में ही है और मध्य प्रदेश राजस्थान की स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर वो दलित समाज की बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और जब तक उन्हें कोई राजनीतिक सहयोग ना मिले, कोई राजनीतिक संरक्षण ना मिले, कोई बड़ा नेता उनकी आवाज़ ना उठाए, तो उनके लिए न्याय मिलना कठिन हो जाता है। हालांकि इस वाले प्रकरण से वो तमाम राजनीतिक दलों में ये होड़ लगी हुई है कि वो किसी तरह इस घटना में ये श्रेय हासिल कर लें कि इस बेटी के परिवार को जो मदद मिली है उसमें उनका योगदान है। हालांकि अखिलेश यादव इसमें थोड़े से बेहतर उनका रोल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में ही आर्थिक मदद करके परिवार को के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है। नमस्कार।